इनका जो आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया गया है, गो टू इटालिया। ये एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है जो 2-4 दिन में तो मुकम्मल नहीं हो जाता। कैसा माइंड सेट लोगों के सामने दिया है कि अपने मफाद के लिए किसी भी चीज पर हमला कर सकते हैं। पर्टिकुलर प्रोफेशन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही कोई प्रोफेशन लेना है ताकि पढ़ने में भी मजा आए। नजम सेठी साहब ने ट्वीट कह दिया है शहबाज शरीफ और आसिफ बुखारी के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। आम के ऊपर जो है वो आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी मिला कर पिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर पाकिस्तान, और मैं आपकी खिदमत में सहरिश ज़ुहैब हाजिर हूँ जनाब। और आज की अच्छी बात यह कि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं हो जाती, बल्कि इससे आज का सुकून भी चला जाता है। कोशिश करो ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजारे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती, अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। हम लोग प्रेजेंट में नहीं जीते, हम लोग फ्यूचर की फ़िक्र में रहते हैं, एक दौड़ में लगे रहते हैं कि हमारा प्रेजेंट भी हम इंजॉय नहीं कर पाते। और फिर अक्सर हम ये सोचते हैं कि यार हमने तो जिया ही नहीं उस लम्हे को, हम तो इस दौड़ में लगे रहे कि हमें ये चीज़ मिल जाए, और जब वो नहीं मिलती तो हम और दुखी होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि सब्र शुक्र करना चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, और जो हालात अभी आपके हैं, जो प्रेजेंट है आपका, उसको एंजॉय करें। जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है उस पर इत्मीनान का कोशिश करें कि फील करें इत्मीनान को, और शुक्र अल्लाह का अदा करें। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। यूनान कश्ती हादसे में यूनानी कोस्ट गार्ड की बेहिसी ने इंसानियत को शर्मा दिया। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क के अंदर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ तो कार्रवाई कर रही है, मगर साने के जिम्मेदार यूनानी कोस्ट गार्ड का एहतसाब कौन करेगा? आज प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। कराची की फातिमा जहरा ने साबित कर दिखाया। नेशनल गेम्स के ताइक्वांडो मुकाबलों में सबको बिछाड़ने वाली एथलीट से आपकी मुलाकात होगी आज के शो में। कराची के लियारी से इटली तक का सफर, अदील वली रईस की शॉर्ट फिल्म आलमी सतह पर धूम मचा रही है। 12 मुल्की और 1 आलमी अवार्ड जीतने वाली फिल्मसाज की कहानी उसी की जुबानी सुनेंगे। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ईद उल अज़हा का चांद नजर आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने का इम्कान, पर इसके साथ ही रेट भी कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये शिकवा भी शहरी कर रहे हैं, इस पर भी आज बात करेंगे। ये तो थी वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज डिस्कशन होगा, और उसके बाद मैं चाहूँगी कि थोड़ा ट्रेंड्स के हवाले से भी आपको बता दिया जाए। ट्विटर पर लोगों ने जो बातचीत की है, सबसे पहले तो ग्रीस बोट डिज़ास्टर टॉप ट्रेंड में शामिल है, और पिछले 2 दिन से ये टॉप ट्रेंड में शामिल है। इस पर लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनका जो स्टेटमेंट आया है वो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग बच गए हैं, जिनकी जान बची है, वो जो इनकी शफात कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल किसी ने मदद नहीं की, और ये कश्ती फ्लिप खुद से की गई, और इर्द गिर्द कश्तियाँ मौजूद थी, कोई मदद को नहीं आया बल्कि डूबने दिया गया। लेकिन जो कोस्ट गार्ड है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, कश्ती बिल्कुल ठीक थी, इंजन बिल्कुल ठीक था, और ये हादसा अचानक से पेश आया है। लेकिन इस बयान को ठीक नहीं कहा जा रहा, और ये कहा गया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और हमारे मुल्क में तो जो स्मगलर्स हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया गया, लेकिन जो ये यूनानी हुकाम है इनसे भी रब्ता करके इस मामले पर तहकीकात का मुतालबा होना चाहिए। दूसरा जनाब जो हमारा टॉप ट्रेंड है वो ईद उल अज़हा के हवाले से है। ईद की आमद है, मवेशी मंडियों में इस वक्त रश बढ़ चुका है, और अपनी पसंद का जानवर ख़रीदने के लिए व्यापारी बड़े बड़े रेट्स लगा रहे हैं। शहरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब सस्ता उनकी रेंज में जानवर मिल जाए, और इसी हवाले से लोगों ने ट्वीट्स भी किए हैं। और चांद नज़र आने के बाद अब ये रश जो है ये डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। और तीसरा जो ट्रेंड है वो जनाब ज़का अशरफ के हवाले से है, क्योंकि आपको पता है कि नजम सेठी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, और उनकी जानिब से कहा गया कि वो बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहते शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ के दरमियान, तो लिहाजा वो चाहेंगे कि वो इस्तीफ़ा दे दें, और तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने गुड लक भी विश किया है। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि आया आगे ज़ाहिर है एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है, तो ऐसे मौके पर चेयरमैन का तब्दील होना क्या ये ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा। अब वापस आते हैं जनाब, बात करते हैं जो
अभी मैंने आपको ग्रीस बोट डिज़ास्टर के हवाले से बताया कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने जुल्म ढाया है और कश्ती को डुबोया। BBC की रिपोर्ट ने जुल्म, बेहिसी और इंसानियत से गिरी सफाकियत की दास्तान बयान कर दिया। और आपको पता है कि रिलायबल एक प्लेटफॉर्म है BBC, जहाँ की खबरें बाकायदा तहकीकात के बाद होती हैं। तो जहाज़ गुजरते रहे, कोस्ट गार्ड के हुकाम भी दूर से सब कुछ देखते रहे, बेबस इंसान समंदर की बेरहम लहरों का शिकार होते रहे। और रिपोर्ट के मुताबिक 500 से ज़ायद तारिकीन वतन लुक़माए अजल बन गए। ये सारी सूरत हाल है जनाब, और UN की तरफ से भी मुतालबा किया जा रहा है और ये कहा गया है कि सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि आया कोस्ट गार्ड्स की गलती है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सानिया है। इतनी बड़ी तादाद में से पहले इंसानी जानें इस तरह से ख़ास तौर पर तारिकीन वतन की ज़ाया नहीं हुई जो कि इस साने में हुई हैं। तो इसलिए तहकीकात की जा रही है। और अभी जो सिचुएशन है उस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं रफ़ाकत, हमारे नुमाइंदे ग्रीस से। और रफ़ाकत, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने बताया था ऑपरेशन तो रोक दिया गया था, DNA को मैच करने के लिए सैंपल्स मंगवाए गए थे, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर्च ऑपरेशन जो है वो कल दोबारा से शुरू कर दिया गया है और उनको कल शाम तक 2 मजीद डेड बॉडीज मिल गई हैं। और जो DNA का अमल है वो कल से शुरू हो चुका है। जो मैयतें यहाँ पे लाई जा चुकी थी उनका DNA सैंपल्स लिया जा चुका है और वो अगले 2 दिन तक उनको जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। अच्छा, मेरे साथ रहिएगा रफ़ाकत, इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है इनाम शफात, भी एक तारिकीन वतन है जो कि इस कश्ती में सवार थे, जो कि अभी तक लापता हैं और उनके बारे में कुछ नहीं मालूम हो सक रहा कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। उनके कज़न मुबशिर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुबशिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो बहुत परेशानी की सूरत हाल है आप लोगों के लिए, हम आप लोगों के साथ हैं, हम भी बिल्कुल परेशान हैं। आप बताएंगे कि ये जो इनाम थे ये जब गए, इससे पहले उन्होंने बताया कि इनका राब्ता किसके साथ था, कौन वो एजेंट था, क्या वो भी पकड़ा गया है, क्या बताया जा रहा है आपको? ये जो गए हैं घर से तकरीबन 14-15 मार्च को घर से गए हैं, तो इसने ये नहीं बताया कि कौन से एजेंट हैं कौन से नहीं हैं। तो तकरीबन ये जब ये वाक़या पेश आया 9 जून के बाद, कश्ती ग्रीस के मुकाम पर उल्ट गई, तो उसके बाद मुकामी जो एजेंट वगैरह थे वो पकड़े गए और फिर पता चला है कि ये लोग थे इन्वॉल्व। तकरीबन 9 बंदे गिरफ्तार हुए हैं हमारी तहसील कोईरट्टा में। अच्छा। एजेंट से। और जी तो मुबशिर, तकरीबन कोईरट्टा से तो बताया गया कि 26 के करीब लोग थे जो कि इस कश्ती में सवार थे। मुझे ये बताइएगा आपका आखिरी बार इनाम से राब्ता कब हुआ था? उससे आखिरी बार राब्ता 9 जून को हुआ था। अच्छा, 9 जून को हुआ था। तो उसने कुछ बताया था कि वो इस वक्त किस जगह पर है, क्या सूरत हाल है? उसने ये बताया था कि हम यूनान से यानी लीबिया से इटली की तरफ निकल गए हैं, तो 3-4 दिन का सफर है, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन 2-3 दिन के बाद ये खबरें शाया हो गई हैं कि कश्ती ग्रीस के मुकाम पर उल्ट गई है। तो क्या बताया था मुबशिर इनाम ने, कितने पैसे उसकी तरफ से दिए गए थे एजेंट को या जो भी उसको लेके जा रहा था? 22 से 25 लाख रुपया उसने दिया है जो एजेंट्स वगैरह को। और आपकी फैमिली में से कितने लोग थे जो कि इस सफर पर गए? फैमिली में से एक ये था और एक इसका दोस्त था। तो तीसरे नंबर पे जो इसके चाचू हैं वो भी लीबिया में मौजूद हैं, वो भी इसके साथ ही गए थे, लेकिन उनका अभी नंबर नहीं आया था टैंकी में जाने का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप लोगों का जिसके थ्रू ये गए थे उनसे राब्ता हुआ है दोबारा से? वो लोग अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन बेसिकली ये जब बात आपको मैम पता होगी कि ये लोग आप पहले मायदे करते हैं कि आप हमारा जिक्र नहीं करेंगे, हमारा नाम नहीं लेंगे। तो अभी अरेस्ट किए हैं 9 बंदे, तो उनमें से एक ऐसा बंदा भी है जिसका अपना बेटा भी इस वाकये में जो है ना वहाँ पे हादसे में शिकार हुआ है। सही। अच्छा, तो मुझे समझ नहीं आ रही अभी मुबशिर, इस सारी सूरत हाल में बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये लोग भी कह रहे हैं कि जी आज़ाद कश्मीर में कल्चर है कि वहाँ पर हर घर से कोई ना कोई बाहर है, यूरोप या बरतानिया में मौजूद है, तो लोग वेल ऑफ भी हैं। देखिए ये 22-25 लाख छोटी अमाउंट नहीं है, ये यहाँ पर भी इकट्ठी अगर आपके पास हो गई थी तो आप छोटा मोटा कारोबार भी कर सकते थे। ये क्या माइंडसेट है आप लोगों के इलाके में कि जाना ही जाना है बाहर? ये बेसिकली मैम प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क के जो माशी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। ठीक है, गरीब बंदे का जीना बहुत मुश्किल हो गया है, महंगाई इतनी है, और ये जो पैसे वगैरह थे ये कुछ लोन लिया गया था, कुछ उधार लेके ये इसे भेजा गया था। अच्छा,
कि आपको इतने टाइम में वापस कर देंगे हम। तो क्या इनाम जो थे वो करते क्या थे, क्या इनकी उम्र थी, क्या रोजगार था, क्यों परेशान थे, कुछ बताएंगे इनके बारे में? ये तकरीबन इसकी एज 18 साल, तो ये एफएससी का स्टूडेंट था। तो वहां से ही एक इसका दोस्त था साथ, वो भी इस हादसे में शिकार हो गए, आकाश गुलजार। तो दोनों की मैंने आपको वीडियो वगैरह भी सेंड की हैं। तो ये अगट्ठे गए हैं दोनों, वो भी स्टूडेंट ही था और ये भी स्टूडेंट था। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मुबशिर आप मेरे साथ रहिएगा, रफाकत हमारे नुमाइंदे भी मेरे साथ हैं ग्रीस से। रफाकत बताइएगा कि अभी क्या कहा जा रहा है, कितना वक्त लगेगा? जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल दोबारा शुरू किया गया है, कुछ बताया जा रहा है कब तक जारी रहेगा, कितनी डेड बॉडीज मजीद रिकवर की गई हैं? जी मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि हमने सबसे पहले ये कहा था कि ये सानहा किया गया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो अभी 2 दिन पहले इन्होंने जो सर्च ऑपरेशन था वो बंद कर दिया था, क्योंकि इसमें मिस्र, फ़लस्तीन और शाम के लोग भी मौजूद थे। तो यूएनओ की तरफ से और दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरफ से यूनान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इस वक्त है कि आपने पहले नंबर पे तो इनकी पूरी मदद नहीं की, और दूसरे नंबर पे आपको ये सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू करना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि जहाज़ का कप्तान जो है वो एक छोटी कश्ती में फ़रार हो चुका है, और जब सर्च इनको पता था, इनके सामने था, तो इन्होंने उसको फ़रार क्यों होने दिया? अभी तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया। और दूसरी जो खास बात है कि जो जहाज इस इमदादी काम में हिस्सा ले रहा था उसके ऊपर एक कैम लगा हुआ था, उस कैम की वीडियो भी अभी तक इन्होंने रिलीज नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और हर बंदा ही बीबीसी से लेकर CNN तक यही कह रहा है कि अगर यूनान हुकूमत चाहती तो इस सानहे को होने से बचा सकती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो कोस्ट गार्ड हुकाम है, इनकी तरफ से जो बयान आया उसको भी कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट ठीक नहीं है, वो बयान क्या है? असल में कल उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जो उसका सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। तो अभी तक जो उनके बयानात हैं वो दिन ब दिन बदल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आखिरी लाइन हमारे पास आई है मुकामी मीडिया के मुताबिक, जो इनकी लास्ट कन्वर्सेशन है, इनकी कन्वर्सेशन मंगल वाले दिन 2 बजे शुरू हुई थी और बुध सुबह 2 बजे तक जारी रही थी। वो इनको मुकम्मल सिग्नल देते रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हमें मदद चाहिए। तो इनका जो आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया गया है, जो इन्होंने कहा है गो टू इटालिया, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कोशिश किया कि उनको पुशअप किया जाए, खुले समंदर में भेजा जाए, जबकि इनको पता था कि उनके पास खाना नहीं है, उनको पता था कि इनका इंजन खराब हो चुका है और ये हरकत नहीं कर पा रहे। सही। तो रफाकत आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, अभी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो प्रेशर आप कह रहे हैं कि आया है, उस पर बात को कमेटी बनाई गई है तहकीकात के लिए? यहाँ पर किस तरह अब यहाँ पर ये सारे मामले की तहकीकात होंगी, कुछ नजर आ रहा है आपको? जी, इनके लिए कमेटी बना दी गई है। जो सारे उन सारे घंटों की जो वीडियोस हैं और ऑडियोज हैं और जो इनकी कन्वर्सेशन है, क्योंकि कोस्ट गार्ड के अलावा 1-2 और डिपार्टमेंट भी जो इस मामले में इन्वॉल्व होता है, उन सारों को बुलाया जा रहा है और उन सारों के बयान एक जगह पे इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो यहाँ का मुकामी मीडिया वो इन कोस्ट गार्ड की किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो रोज़ नई बात बताते हैं और रोज़ नई जो नया बहाना गढ़ते हैं। इसलिए कि अब वाज़े होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि इन लोगों ने जानबूझकर ये इतना बड़ा सान्या होने दिया। और चूंकि मैं एक बात ऐड करता चलूं, जी कहिए। जी कि अगले इतवार को यहाँ पे जनरल इलेक्शंस हैं, इसलिए कोई भी जो अब अपोजिशन लीडर थे और दूसरे थे, उन्होंने भी खुलकर इस बात पे बात करना शुरू कर दिया है। जो चंद दिन पहले अपोजिशन लीडर अलेक्सिस चिप्रास की यहाँ के बहरी वजीर के साथ बात हुई थी, तो उन्होंने बड़ी हंसने वाली बात की कि अगर मंशियात होती तो हम इसको चेक कर लेते, इस पे चूंकि बंदे थे हमने चेक नहीं किया। तो चिप्रास का कहना था कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि अगर जहाज पे मंशियात है तो आप उसको रोक कर चेक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन जब आपको 750 बंदा सामने नजर आ रहा है तो आपने उसकी मदद करने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपोजिशन लीडर की तरफ से। सही। रफाकत बहुत शुक्रिया, आपने सूरत हाल से मैं अपडेट किया है। बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है, तशवीशनाक भी है, और गैर इंसानी सलूक पाकिस्तानियों के साथ किया गया, फिर बचाया भी नहीं गया, कश्ती डूबी नहीं डबोई गई। इस पर तहकीकात लाजमी होनी चाहिए। मुबशिर भी मेरे साथ है। मुबशिर, मुझे एक बात बताइएगा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन ये सान्या था। जब पता है कि डंकी लगाते हुए जान भी चली जाती है, यहाँ पे गैर कानूनी तरीका है, कश्ती उलट भी सकती है, डूब भी सकती है, पहले ऐसा हुआ भी है, क्यों कानूनी तरीका नहीं अपनाया गया इनाम की जानिब से? बेसिक ये जो एजेंट वगैरह थे, सुनने में है कि इनका माहिदा हुआ था कि आपको बायर लिबिया और लिबिया से बायर इटली लेके जाएंगे। अच्छा। तो ये बाद में पीछे पता चला है कि पाकिस्तान से ये डायरेक्ट बायर जो है फ्लाइट इनकी जो है
लीबिया नहीं गई है बल्कि दुबई गई है और दुबई से लीबिया गए हैं ये। और लीबिया से घर कश्ती पे तो के यही जरिए बताया गया इनको- था ना कि हम बाहर जा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि अच्छा, आप लोगों तब भी कोई ऐसी खबर पहुंची थी कि जी कश्ती इटली पहुंच चुकी है? क्योंकि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि हम तो मिठाइयाँ बांट रहे थे। जी बेसिक कुछ वीडियो टिकटॉक वगैरह पे लोग लगाते रहते हैं ना, तो कुछ ने कहा जी ये ने माल्टा के मुकाम पे उतार दिया गया है, कुछ ने कहा इधर उतर गए हैं, ये हुआ। फिर जो हमारे तहसील कोईरटा के 2 लड़के वहाँ पे जिंदा हैं, उन्होंने बताया कि ये सब झूठ है और इनके नाम वगैरह बताएं कि इनकी डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, ये भी कश्ती में मौजूद थे निचले वाले हिस्से में। सही, तो मुबशर मैं आपसे मज़ीद भी बात करूंगी। तो सज्जाद बाजवा साहब ने मैं ज्वाइन किया। सज्जाद साहब बहुत शुक्रिया, साबिक एडिशनल हैं जनरल डायरेक्टर जनरल FIA के। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा सज्जाद साहब, अभी जो सारी सूरत हाल है, जब कुछ सानिया हो जाता है उसके बाद ही कुछ तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं कि घेरा तंग किया जा रहा है और 9 एजेंट्स जो हैं वो हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। क्यों इस तरह के इक़दाम पहले नहीं उठाए जाते, सानिया का इंतजार किया जाता है? आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, ये तो हमारी एक कौमी अलमिया है, कोई ये एक इशू नहीं है। हम जो भी है हर दफ़ा हम यही करते हैं कि जब कोई वाक़या हो जाता है, हादसा हो जाता है, फिर हम एक्टिव भी होते हैं, एक्शन भी लिया जाता है, नोटिस भी लिया जाता है, और जैसे जैसे उसकी धूल बैठती है तो सारी चीज़ें फिर उस तरह रूटीन में आ जाती हैं। अभी जो सूरत हाल है, आपको लगता है ये जो सारा वाक़या सानिया पेश आया है, इसकी तहकीकात हो पाएंगी? क्योंकि जाहिर है इसमें दूसरे ममालिक इन्वॉल्व हैं, ग्रीस भी है, लीबिया भी है, फिर ये एजेंट कुछ फरार हो गए, कुछ पकड़े गए, ये नेटवर्क है बहुत बड़ा। आपको लगता है कि इसकी तहकीकात मुकम्मल तौर पर शफाफ तरीके से हो पाएंगी? देखिए, जिस तरीके से अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया तो नेशनल शोक के मनाया है और एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनी है, जो कमेटी में लोग हैं, कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, उनको मैं भी जानता हूं, उन्होंने FIA में भी काम किया है, एहसान सादर साहब हैं, उनको तो मैं जानता हूं, बाकी मुझे कमेटी का नहीं पता। तो वो तो बहुत ईमानदार और बहुत सख्त अफसर है। अगर उनकी तजावीज़ पर अमल किया गया और एक्शन हुआ तो फिर तो ये आइंदा के लिए ये चीज़ें रुक जाएंगी, और अगर फिर उसी तरह उनकी जो भी तजावीज़ हैं, जो भी रिपोर्ट है, वो फिर डंप हो गई और तो फिर उसके बाद जैसे पहले चलता है वैसे चलता रहेगा। सज्जाद साहब, आपके ख्याल में अभी फ़िलहाल जो सारी सूरत हाल है, इसमें होना क्या चाहिए? क्योंकि देखिए, जो लोग फरार हो गए उनके लिए तो ज़ाहिर है दूसरे ममालिक से रब्ता करना पड़ेगा, लेकिन अंदर इस नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाने चाहिए जो कि ज़रूरी है? देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है जो 2-4 दिन में तो मुकम्मल नहीं हो जाता। इसके लिए कंटिन्यूस जो है वो एक सिस्टम चाहिए, एक एफर्ट चाहिए जो रेगुलर और मुसलसल जो है इस पे काम करें। और सबसे पहले है कि जितने भी आप अगर FIA का रिकॉर्ड उठा के देखें, मैं खुद भी गुजरात रह चुका हूँ, मैं वहाँ इंचार्ज था 2018 में जब कश्ती वहाँ डूबी थी, तो उसके बाद मुझे वहाँ भेजा गया था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में इश्तारी हैं एजेंट, और उनको गिरफ्तारी जो है उसमें लोकल पुलिस भी अक्सर हडल होती है, लोकल लिंक्स होते हैं, लोकल पॉलिटिकल उनकी होती है, एफिलिएशन होती है, और जितने ये ह्यूमन स्मगलिंग माफिया है इनके पास दौलत की फरावानी है, उसकी वजह से ये इन्वेस्ट करते हैं। हर जो मजबूत आदमी, चाहे वो सियासत में है, चाहे वो सिविल सर्विस में है, चाहे किसी भी शोबे में है, तो उसको ये इस्तेमाल करते हैं। और अभी ये है कि जो कमेटी बनेगी, मुझे उम्मीद है कि ये कुछ सिफारिशात देगी जो शॉर्ट टर्म भी होंगी, लॉन्ग टर्म भी होंगी, और अगर उन पे अमल करके इन्होंने आगे बढ़े। और सबसे पहला काम है कि FIA और पुलिस को एक मुहिम चलाएं, और अभी चंद दिन के अंदर जितने भी सारी मुल्ज़मान हैं इस वाक़े में इन्वॉल्व, पिछले वाक़यात में इन्वॉल्व, या जो ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, जो गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा डिवीजन जो है इनसे या कश्मीर से हैं, उनको फौरी गिरफ्तारी के लिए एक ज्वाइंट एफर्ट की जाए, और वो एफर्ट नजर आ रही हो। और ये तभी आएगा अगर ऊपर से प्राइम मिनिस्टर FIA को भी और पंजाब पुलिस को भी वो सबको एक कोऑर्डिनेशन से करवाएंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल सतह पे होगा, मैं खुद था, मैं गुजरात था, मैं
मैं इसका सारे आरपीओ को, सीसीपीओ को मैं लेटर लिखता रहा, मीटिंग की कि जी पकड़े बंदे, हमें हेल्प करें, क्योंकि हमारे पास जब मैं उस मेरे पास सिर्फ 10-15 लोग थे, टोटल स्टाफ था, तो उसमें मुश्किलात आती थी कि रेगुलर आपने इंक्वायरी करनी, इन्वेस्टिगेशन करनी, तो लेकिन उस तरीके से रिस्पांस। सजाद साहब आप मेरे साथ रहिएगा, अभी चूंकि कार्रवाइयां चल रही, इसको पकड़ा जा रहा है। इस वक्त गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे तनवीर बट भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि अभी यहाँ पर गुजरांवाला से कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, क्या सूरत हाल है। तनवीर बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनान में पेश आने वाले कश्ती हादसा के अफसोसनाक वाक़या में गुजरांवाला के लापता होने वाले नौजवानों की तादाद 34 हो गई है, जिनमें से 22 नौजवानों का तल्लक नौशहरा विरका, 6 नौजवान अलीपुर से हैं, 3 नौजवान कश्मीर कॉलोनी और 3 वज़ीराबाद के रहायशी हैं। तमाम नौजवान लीबिया से इटली रवाना होने से कबल अहल खाना से राब्ते में थे। कश्ती हादसे के बाद से लेकर अब तक लापता होने वाले तमाम नौजवानों का अपने अहल खाना से रब्ता मुनक़ता है, जिसके बायस उन नौजवानों को घरों में सो की कैफियत है। दूसरी जानब FIA की जानब से भी कश्ती हादसा के बाद नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क ले जाने वाले इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। FIA काम ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। गुजरांवाला FIA ने वज़ीराबाद में कार्रवाई करके इंसानी स्मगलर्स बशीर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलज़म ने इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ किया है कि उसने लापता होने वाले। बहुत तनवीर, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। अभी गिरफ्तारियां अमल में आ रही है और नाज़रीन नस्ल दर नस्ल ये काम चल रहा था, यानी जो भी एजेंट्स हैं इनके बाप भी यही काम करते रहे, फिर आगे से इनके बच्चे भी इस तरह जा रहे थे और वो भी ज़ाहिर है इसी तरह फैसिलिटेट फिर करेंगे इंसानी स्मगलर्स को और उनके साथ हिस्सादार होंगे इस सारे अमल में। इस वक्त हमारे साथ मुबशर भी मौजूद है। मुबशर, अभी आपने सारी सूरत हाल जानी कि वहाँ से डेड बॉडीज़ को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरू किया गया है, फिर डेड बॉडीज़ कई अभी लापता हैं, नाकाबिल शनाख्त भी हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि एजेंट अब भी आप लोगों से ये पैसे मांग रहे हैं कि पैसे देंगे तो डेड बॉडी आपको मिलेगी। जी, ये तकरीबन सुनने में है कि 3 से 3.5 लाख रुपया मांग रहे हैं लोगों से कि आप दें तो आपको डेड बॉडीज वगैरह देंगे। आप बताएंगे कि कितने आपके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, आपको क्या पता लगा कितने लोग और सवार थे आप लोगों के गिरदो नवाज से जो गए इस सफर पर? मैम तकरीबन मैंने आपको बताया है ना कि तकरीबन 28 से 30 बंदे थे इसमें, ठीक है। तो अभी जो न्यू अपडेट हैं ये लोग बता नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे हमारी गवर्नमेंट्स को या पुलिस को, कि पीछे भी कुछ अभी तक 15 से 20 या 25 बंदे अभी भी लीबिया में मौजूद हैं जिनकी डेंकी लगेगी कुछ दिन के बाद। यानी कि साने से भी नहीं सीखना और अभी आगे भी ये सूरत हाल पेश आएगी। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। सजाद साहब क्या कहेंगे आप? 2 दिन बाद इनका पानी ख़त्म हो गया, खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं था और पाकिस्तानियों को निचले दर्जे पर रखा गया था, लाइफ जैकेट्स तक प्रोवाइड नहीं की गई, ख़वातीन बच्चे शामिल थे। और आपने अभी बात सुनी है, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मुबशिर, उन्होंने कहा कि अभी 15-20 लोग और हैं जिनकी डंकी भी लगेगी और एजेंट लाश देने के पैसे भी मांग रहा है। क्या मैसेज देंगे आप? ये रात कल परसों से मुख्तलिफ मीडिया चैनल पे मैं ये कह रहा हूँ कि जो तो बेचारे फोत हो गए वो एक और हादसा था, लेकिन जो अभी लीबिया में डंप हुए हैं, कैंपों में बैठे हुए हैं, उनकी एग्जैक्ट तादाद 20-25 नहीं होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और वो जो अभी पाइपलाइन में हो गए जिनको अभी कश्ती में सवार कर लें, तो उनका सदेबाब करना चाहिए ताकि और कश्ती ना डूबे। एक दूसरी बात ये कि जितनी ये कश्तियाँ, ये शिप हैं, अमूमन जो है ये 2 नंबर तरीके से जाते हैं, इलीगल जाते हैं, ये कोई सर्टिफाइड नहीं होते। और उसमें फिर पाकिस्तानी है जितना कमज़ोर एजेंट है, जितना थर्ड क्लास एजेंट है, वो फिर अपने जो उनके हैं लोग हैं उनकी केयर नहीं करता, उनको लो प्राइस देगा तो डेफिनेटली उनको फिर डेंजरस प्लेस पे रखेंगे और उनको, क्योंकि इन लोगों से सजाएं क्या है? जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद हैं, जो ये धंधा काला धंधा कर रहे हैं, जाहिर है कोई ना कोई तो सुन रहा होगा आपको, इनके लिए सजाएं क्या है? देखिए उसमें ये है कि सबसे पहले तो गुजरांवाला, गुजरात या जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल्स हैं जहाँ पे ये ज्यादा है इलीगल ह्यूमन स्मगलिंग चल रही है, वहाँ पे आपको अच्छी रिप्यूट के ऑफिसर लगाने चाहिए। निचला स्टाफ जो है, इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ जो है वो भी आना चाहिए, ना कि जो बदनाम जमाना हो, जो करप्ट तरीन हो, जिनके खिलाफ FIR कटी हुई हो, इंक्वायरियाँ दर्जनों के हिसाब से चल रही हों, तो उनको अगर उन्हीं को लगाएंगे, बार बार उन्हीं को वहाँ अपॉइंट करेंगे या लोकल पुलिस से,
जो बदनाम पुलिस ऑफिसर हैं उनको ला के वो वहाँ पे अगर पोस्ट करेंगे उनको गुजरांवाला या गुजरात में, तो फिर रिजल्ट या फैसलाबाद में या सरगोदा में तो उसका रिजल्ट यही आएगा। और फिर अगर अकाउंटेबिलिटी है, ये तो काम है मुतलका जो सीनियर अफसरान हैं, मिनिस्ट्री इंटीरियर है, कि वो इसकी रेगुलर मीटिंग करें, कोई मंथली मीटिंग रखे, कोई मिनिस्ट्री रखे, कोई वीकली, कोई फोर्टनाइटली वो DGFI रखे, वो प्रोग्रेस ले एक एक केस की, पिछले केसेस की चेक करे। लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी को नहीं होगी तो जो माल खा गया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा सख्त किस्म का। अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ईमानदार अफसर को बिल्कुल इन शहरों में लगाया जाए जो कि जहाँ पे पता है कि रेट ज़्यादा है। बड़ी मुझे भी पता है कि जनाब आज़ाद कश्मीर से लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, ये खोई रट्टा सेक्टर तो बहुत ज़्यादा इस पर इसकी बात हो रही है कि एक ही ख़ानदान के 12 लोग बताया जा रहा है, टोटल 26 लोग बताया जा रहा है। तो बिल्कुल आपने ठीक मशवरा दिया है सज्जाद बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया। जी जी, कश्मीर का एक और इशू भी है, वहाँ एक जो लीगल इम्पेडिमेंट है वो भी है कि वहाँ पे जुरिस्डिक्शन का इशू है, और वहाँ पे जब FI को कार्रवाई करती है तो उसमें वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम आती है। वो भी एक जो ये भी प्रॉब्लम आता है, तो वो भी गवर्नमेंट को ये अब इसमें लेजिस्लेशन करनी पड़ती, जो भी है उसको सेट करे। और इसमें जब तक प्राइम मिनिस्टर नोटिस नहीं लेंगे, आपने देखा कि पाकिस्तान में सारे ऊपर की तरफ देखते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस पे एक्शन लिया, अगर इंटरेस्ट लिया, अगर कंटिन्यूसली लिया, तो फिर तो कुछ फर्क पड़ने के चांस हैं। और अगर पता है इसमें सज्जाद साहब ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा, अमली तौर पर ठोस इक़दाम उठाने पड़ेंगे, इस मामले की तहकीकात होंगी और जो मुजरिमान है कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, तो फिर जो दूसरे लोग हैं वो भी डरेंगे कि नहीं जनाब ये काम अब नहीं हो सकता, पहले हुआ करता था। बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद थे, साबिक डायरेक्टर FIA के, और मुबशिर जिनके कज़न है इनाम शफा जो कि ताहाल लापता हैं। अल्लाह करे कि वो, अव्वल तो मेरी दुआ है कि वो सही सलामत हों, कहीं ना कहीं मौजूद हों और वो अपने प्यारों से मिल जाएं। और जितने भी इस वक्त अहले खाना है वो परेशान हैं, उनके लिए दुआएं हमारी तरफ से हैं। एक ब्रेक अब लेते हैं, मैं मुबशिर आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी और ब्रेक के बाद नाज़रीन फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शोहदा पाकिस्तान को बोल न्यूज़ का सलाम है। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा के ख़ानदानों को पूरी कौम खिराज अक़ीदत पेश करती है। सिपाही मोहम्मद ज़मान शहीद इंतहाई निडर सिपाही थे, उन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगा लिया। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, मुलाहिज़ा कीजिए। मुझे बहुत बड़ा फ़ख्र है मेरे बेटे का, जिसने मुल्क का नाम कायम किया है और उसने इस कौम को, इस मुल्क के लिए जान कुर्बान कर दी है। मेरा बेटा जिस वक्त स्कूल पढ़ रहा था उस वक्त तो उसको शौक़ थी, अगर मैं तलीम हासिल कर लूँ तो मैं फ़ौज में जाऊँ और इस मुल्क के लिए शहादत पाऊँ। खबर मिली उसकी शहादत की तो हमने घर आकर मैंने बहुत उसको महसूस किया और वो सारे को समझाया, इसके पास खुशी हासिल की उसने हमारी पूरी बलबलादी के लिए, कौम के लिए, हमारे लिए उसने नाम रोशन किया कौम के लिए। 9 मई को जो काम होया है शहीदों के जो हमला होया ये अच्छा नहीं होया, शहीदों की जो तस्वीरें हैं और वो लोग अच्छी तरह संभालते हैं और मुल्क को याद करने के लिए रखते हैं। मोहम्मद ज़मान बहुत लायक बच्चा था, मुझे कहता था मुझे 2 शौक़ हैं, एक मैं या डॉक्टर बनूं या मैं फ़ौज में जाऊं, अपनी शहादत पाऊं। घर वालों के साथ बहुत अच्छा था, मेरे साथ, भाई के साथ, बहनों के साथ, अपने वालिद के साथ बहुत लायक बेटा था। और मुझे बहुत खौफ है, मुझे बहुत दुख भी बहुत ज़्यादा है। मैं दिल की मरीज़ हूँ, बेटे के पीछे बहुत कलकती हूँ, रात दिन मुझे नहीं पता चलता। मोहम्मद ज़मान जब भी घर आते तो अक्सर मुझे कहते हैं कि तुम देखना कि मैं कुछ ऐसा बनूंगा जिस पर मुल्क और कौम को फ़ख्र होगा। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली और उनको शहादत की मौत नसीब हुई और मुझे फ़ख्र है कि एक शहीद की बेवा हूँ।
खुदा हमारे माथे का झूमर है, हमारे सरों का ताज है, हम उन्हें दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं। हमें फ़ख्र अपने शोहदा पर। आगे बढ़ेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची के ओहदे का हलफ उठा लिया है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद से हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और दीगर ने शिरकत की है। नाज़रीन, मुर्तज़ा वहाब को शहर की अलामती चाबी भी उनके हवाले की गई है। हैदराबाद के मेयर काशिफ शोरो और डिप्टी मेयर सगीर कुरैशी ने भी अपना अपना हलफ उठा लिया है, लेकिन जमात इस्लामी अभी भी इसको मानने से इनकार कर रही है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो मुलाहिजा कीजिए। कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूंगा, मुखलिस और वफादार रहूंगा और इसके नजरिए इक़्तिदार, सालमियत, तरक्की में इजाफे और बेहतरी को मजबूत करने के हर मुमकिन कोशिश करूंगा और बेहतर इंतजाम के जरिए सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लगारी साहब, मैं तो ये सोच रही हूँ सारी सूरत हाल को देखने के बाद, वैसे तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि नताइज आने के बाद जमात इस्लामी कबूल नहीं करेगी और मुस्तरद किया जाएगा नताइज को। कब वो वक्त आएगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठेंगे और शहर की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा? दुआ कर सकते हैं कि ऐसा हो। हम समझते हैं कि वक्त ऐसा है कि कराची शहर अब इस बात के लिए मुतकाज़ी है कि उस पर तवज्जो दी जाए, सारे फरीक मिल बैठें, शहर के स्टेक होल्डर मिल बैठें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शहर को ओनरशिप दे और शहर को अपना शहर जिस तरह अभी पिछले चंद महीनों से समझा हुआ है वैसे ही आगे भी इसी तरह से समझे और इसकी तरक्की के लिए काम करे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, इसमें पानी की शदीद मसाइल रहते हैं, उन मसाइल को हल करे। बहुत सी शहरी सहूलतों का मसला है, गंद कचरा पड़ा रहता है और सफाई का बहुत बड़ा मसला है और सीवरेज के बड़े मसाइल हैं और उसके अलावा और बड़े बड़े मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट का मसला है, बहुत से मसाइल हैं जिनको यहाँ हुकूमत ने हल करना है। और मेरे ख्याल में बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं आखिर उन्हें भी मिल बैठना होगा, MQM को मिल बैठना होगा, जमात इस्लामी को मिल बैठना होगा, PTI को मिलकर बैठना होगा, सारे लोगों को मिलकर इस शहर के बारे में सोचना होगा, अपनी ज़ात से आगे जाकर सोचना होगा, आगे बढ़कर सोचना होगा। मैं समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत है। लेकिन लगारी साहब, अभी ये सारी सूरत बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तो ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल इस पर अमल होता उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है ना। उनके जमात इस्लामी अब ये मुतालबा कर रहे हैं हाफिज़ नईम कि जो 30 लोग गैर हाजिर थे उनके हवाले से JIT बननी चाहिए जो तहकीकात करे कि आखिर वो कहाँ गायब हुए। देखिए, मीडिया भी एक बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है। किसी एक के बारे में मीडिया ने बताया कि वो शख्स या उसकी फैमिली, उसके ख़ानदान के अफराद, उसके वालिदैन, उसकी बीवी या किसी ने जाकर कोई शिकायत की है कि जनाब हमारा बंदा गायब है, हमारे बंदे को लापता किया, या खुद आकर उसने शिकायत की है उसने, बल्कि उन्होंने ये बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर ऐलान किया कि हम नहीं वोट देना चाह रहे हैं और नहीं हम उस तरफ जा रहे हैं। तो इस बात को कौन इनकार करेगा? या तो उनकी जानिब से कोई शिकायत की गई हो, मीडिया पर कोई आकर कहा गया हो, किसी करीबी अजीज ने आकर ये बात की हो, तो हम मान लें कि जनाब ठीक है, कोई चीज़ ऐसी हुई है, वो बंदा खुद कह रहा है। ऐसी सूरत हाल तो पैदा नहीं हुई है। लोगों ने खुद कहा कि हम नहीं जाएंगे वोट करने के लिए, वो नहीं गए, उन्होंने वोट नहीं दिया है। और आगे जिस तरह से सिस्टम चलना है चलेगा। हम कब तक अपनी अनाओं की भेंट चढ़ाते रहेंगे इस शहर को? जब भी हमारे मुल्क में कोई इलेक्शन होता है लगारी साहब, तो इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है ये कंट्रोवर्शियल बन जाता है। इस इलेक्शन में भी हाफिज़ नईम ये कह रहे हैं कि जनाब नवाजा एक पार्टी को और 2 महीने लगा दिए, उनके लिए ग्राउंड बना, उसके बाद ये इलेक्शन हुए, धांधली हुई, ये तमाम तर इल्ज़ामात लग रहे हैं। क्यों इलेक्शन कमीशन का इदारा हमेशा उस पर इल्ज़ामात लगते हैं नवाजने के? तो हम भी लगाते हैं इल्ज़ाम, हम भी कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता है और बहुत से इंतखाबात ऐसे हुए हैं कि जिनमें धांधली हुई है और साफ धांधली हुई है। यहाँ एक पार्टी बिल्कुल सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उसके पास नहीं थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक और पार्टी थी, तीसरे नंबर पे एक और पार्टी थी। उस पार्टी के कुछ लोगों ने वोट दिया और आम हालात नहीं थे। ये आप जानते हैं कि 9 मई के बाद के हालात में
लोग अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं उस पार्टी से जिस पार्टी की तीसरी पोजीशन थी। लोग उसके साथ नहीं चलना चाह रहे हैं, लोग उसे छोड़ रहे हैं। तो ये इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें देखना चाहिए, अगर उनमें से बहुत से लोग उस डिसिप्लिन को नहीं मान रहे हैं, उनके अपने वो ऐलान करने वाला वो छोड़ गए, अली ज़ैदी साहब छोड़ गए, उसके बाद आफ्ताब सिद्दीकी साहब छोड़ गए, और अगर ये सारे छोड़ते जा रहे हैं तो वो लोग कैसे अपनी बात पर कायम रहेंगे। इसलिए कि 9 मई के वाक़े ने पूरे मुल्क को झंझोड़ के रख दिया है और एक ऐसी फाशिज्म सामने लाया है कि जिसने एक ऐसा माइंड सेट लोगों के सामने दिया है कि अपने मफाद के लिए किसी भी चीज़ को जो है हिट कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ पर हमला कर सकते हैं। जब ये चीज़ सामने आई तो लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया उससे और उस फैसले से अलग कर लिया। अब वो मजबूर तो नहीं है कि वो उस फैसले को माने। अगर कोई शख्स अगर वोट नहीं करना चाहता है तो उसको इसका हक है वोट। लगारी साहब, मुझे ये बताइएगा अब फ़र्क किस बात से पड़ता है कि जो जमात इस्लामी के कंसर्न्स हैं, अगर तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं या जो कुछ भी करते हैं, क्योंकि GIT बनाने का तो वो बोल रहे हैं, मेयर की परफॉर्मेंस पे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि चीज़ें आगे चलकर ज़ाहिर अपना रास्ता अख्तियार करेंगी और पूरा एक अमल मौजूद है, पूरा एक प्रोसेस मौजूद है और उसके नतीजे में जो भी फैसला होने हैं वो आगे जाकर होंगे और कारकर्दगी भी एक मयार होगी। हम देखते हैं कि जनाब जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हो रहा है और उसके अंदर जो रफ्तार है उसको भी हम देख रहे हैं कि जो मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है वो तो एक अजूबा रोज़गार चीज़ बन रही है। मेरे ख्याल में हमें उसको देखना चाहिए। और यहाँ गुलिस्तान जौहर में काम हो रहा है, शहर के दीगर इलाकों में काम हो रहा है, उन काम को भी ज़रूर देखना चाहिए। हमें सियासी गेम भी होता रहता है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी होती रहती है, ये भी होती रहेगी और तमाम फरीकैन करते रहेंगे। और बिलाखिर कराची उनके लिए एक आसरे की बात थी, अगरचे वो कराची की कभी भी एब्सोल्यूट पार्टी नहीं रहे हैं। जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी नहीं रही है कभी भी। तो अब अचानक तो लेकिन लगारी साहब ये तो मेरा ख्याल है पहली बार हुआ ना कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के ही सारे यहाँ पर ओहदे हैं, अब तो माशाल्लाह मेयर भी उनका आ गया है, तो क्या फ़र्क आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि डिलीवर करना चाहिए। इस बात की खुशी में काम छोड़कर नहीं बैठना चाहिए कि आप मेयर मुंतखब हो गए हैं, आप चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो गए, हुकूमत आपकी बन गई है और हर तरफ से आपको सहूलतें हैं, तो फिर आपके लिए जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और आपको अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। कराची शहर जो है मुल्क के लिए एक कैपिटल हब है मुल्क का और यहाँ पर एक फाइनेंशियल कैपिटल है और आपके लिए सारा सरमाया यहीं से जाता है, आपका रेवेन्यू यहीं से। आप एक अरसे से कराची शहर में रह रहे हैं, आपके ख्याल में इमीडिएट बेसिस पर कौन सा मसला इसका हल होना चाहिए? सबसे पहले सारे मसले हल होने चाहिए, सारे मसले तरजीही बुनियादों पर हल होना चाहिए। पानी का मसला हल होना चाहिए, मास कम्युनिकेशन का मसला हल होना चाहिए। ये दो मसाइल तो बहुत बड़े हैं कि लोगों का अब एक बाइक के ऊपर जो है 8 बंदे बैठकर सफ़र कर रहे हैं, मियाँ बीवी बच्चे और कोई एक आध और भी इस तरह से बैठकर जो है वो सफ़र करते हैं। ये सफ़र करना नहीं है, मास ट्रांजिट होना चाहिए। और जो मास ट्रांजिट बनाया जा रहा है इससे मसाइल भी पैदा होंगे। ये जो ग्रीन लाइन के बाद रेड लाइन बिछाई जा रही है, इसके साथ एक तो बहुत बड़ा सड़क का हिस्सा जो है उसके अंदर चला गया, एक बस चल रही होगी और आधे से ज़्यादा सड़क को वो उसने यूनिवर्सिटी रोड पर आपने देखा होगा किस तरह से आगे ट्रैफिक फंस कर चल रहा होता है। इसको अंडरग्राउंड की तरफ जाएं, रेलवे अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ जाएं। दिल्ली चला गया, तेहरान चला गया, कहरा जा रहा है, बहुत से दुनिया के और तरक्की पजीर ममालिक के बड़े बड़े शहर जा रहे हैं। आपको कराची भी दुनिया के बड़े शहरों में से है, इसमें आप अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ जाएंगे तो ही आप इस मसले को हल कर पाएंगे। मेरे ख्याल में मसले का हल करना बहुत ज़रूरी है। मास ट्रांजिट कराची का बुनियादी मसला है, इसको हल करना होगा। तो आप फिर मुझे ये बताइएगा लगारी साहब, इस सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी को मशवरा फिर आप क्या देंगे? मैं किसी को भी क्या मशवरा दे सकता हूँ और मेरा मशवरा किसी के लिए क्या अहम हो सकता है। हम तमाम दोस्तों को जो ये सियासी अमल है और मुझे किसी के भी सियासी अमल पर कोई शिकायत नहीं है, कोई मैं इसको गलत नहीं समझता हूँ। उनका एक सियासी अमल है, वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तमाम अपने ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये बात ज़रूर जहन में रखें कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर नहीं आए थे, वो एक दूसरे नंबर पर आए थे और उनके फ़र्क था।
और फिर उस फ़र्क को पूरा करने के लिए एक जमात ने आपका ऐलान किया था। जिसने ऐलान किया था वो पार्टी छोड़ गया, जिसने दोबारा ऐलान किया वो पार्टी छोड़ गया है, और जिसने बाद में ऐलान किया और लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और लोगों ने कहा है कि हम अब्सटेन कर रहे हैं। अब्सटेन करने का फैसला उनका अपना था। चलिए लगारी साहब, बेहतरी की उम्मीद रखते हैं, चीज़ें अल्लाह करे कि आप बेहतर समत में जाएं, बेहतरी की तरफ ही जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कराची के मसाइल इंशाल्लाह आगे चलकर हल होंगे। मुर्तज़ा वहाब यंगस्टर हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, कानून भी जानते हैं, तो बेहतरी के लिए काम करेंगे। ज़ाहिर है कराची से मोहब्बत तो उनके दिल में भी होगी। आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं फ़ख्रे पाकिस्तान से, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैं बात कर रही हूँ फातिमा ज़हरा की, और उनसे मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊंगी। फातिमा, वेलकम टू आवर शो और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। माशाल्लाह इतने सारे मेडल्स आपने जीते हैं, ब्रॉन्ज भी, सिल्वर भी, और अब तो गोल्ड मेडल भी मिल गया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अभी चल रहा है स्टिल। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी बहुत ऊपर एम्स हैं कि अल्लाह ताला और इज़्ज़त दे और कामयाबी दे। और मेरे कोचेस का सबसे पहले तो थैंक यू, और पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे यहाँ तक इतना सपोर्ट किया। अच्छा, इंटरनेशनली आपने जब रिप्रेजेंट किया रशिया में पाकिस्तान को, तो आपको वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला था जी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो बहुत अच्छा, मतलब मेरे लाइफ का एक बहुत रिमेम्बरिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उससे पहले हमारी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल इवेंट हेल्ड कराया था, तो उसके बाद फ़ौरन ही कुछ 2-3 हफ्ते बाद जाके मैं जब कंपटीशन खेला तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा, मुझे और एक्सपीरियंस मिला। और रशियंस जो कि बहुत फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके साथ मुझे खेल के भी बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत कुछ सीखा। सही। तो फातिमा, क्या स्टडीज़ कर रही हैं आप साथ साथ, या सिर्फ अभी खेल ही चल रहा है? नहीं नहीं, स्टडीज़ तो बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ है। मैं 11th कर रही हूँ, 11th की स्टूडेंट हूँ। इंशाल्लाह आगे बहुत सारे, अभी पता नहीं है लाइक पर्टिकुलर प्रोफेशन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही कोई प्रोफेशन लेना है ताकि पढ़ने में भी मज़ा आए। पढ़ने में भी मज़ा आए। अच्छा, अब घर में कोई और स्पोर्ट्स फील्ड से है या फिर आप ही हैं? इंस्पिरेशन आपकी क्या थी, कैसे आपने ज्वाइन किया ताइक्वांडो? एक्चुअली घर में कोई मार्शल आर्ट्स का नहीं था, क्योंकि हमारे घर में मार्शल आर्ट्स अच्छा पसंद भी नहीं किया जाता है, टू बी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि एक वो होता है ना कि मारपीट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरे ताया मतलब वो एथलेटिक्स में थे और मेरी मदर भी स्पोर्ट्स में थी, उन्होंने भी कॉलेज लेवल और नेशनल लेवल्स पे खेला है। तो ताइक्वांडो तो दूर की बात, ताइक्वांडो का तो नाम भी लोगों को नहीं पता था, वो कराटे से मुखातिब होते हैं, तो उनको तो स्पोर्ट्स मतलब मार्शल आर्ट्स नहीं पसंद था। लेकिन मेरे कज़न थी, उनको मैंने कराटे खेलना स्टार्ट किया था, लेकिन घर में स्पोर्ट्स को बहुत वो किया जाता था। तो समर वेकेशंस में मम्मा और पापा मुझे नेशनल स्टेडियम ले गए थे, वहाँ कराटे होता था, तो मैंने इवेंचुअली कराटे ज्वाइन कर लिया था वहाँ पे। लेकिन कुछ मेरे रिलेटिव्स उन्होंने मना किया, और मेरी कज़न जो थी वो ताइक्वांडो करती थी, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने ताइक्वांडो करना स्टार्ट किया फॉर अ टाइम बीइंग। लेकिन उसमें पे मैं मेडल्स लिए क्लब और स्कूल लेवल पे, तो एक शौक बढ़ता गया, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल ऐसे। अच्छा, अभी जब आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती हैं पाकिस्तान को, तो आपको कौन सपोर्ट करता है? मतलब फंड्स कहाँ से आते हैं, टिकट्स कैसे देती हैं आपको? सब नहीं कभी, अभी तो फ़िलहाल हमारी टीम के जो माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे जो प्रेसिडेंट है कर्नल वसीम, वो हमारी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मतलब दूसरा हमारे सर उमर सईद साहब, उन्होंने भी हमारी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन स्टिल हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमारी और भी खेलों को और हमारे खेल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, क्योंकि ताइक्वांडो एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत मेहनत होती है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, उस पर लोग अक्सर अपनी जान पे भी खेलते हैं। तो ए लेवल्स आप पढ़ रही हैं माशाल्लाह, तो इस पर तो माशाल्लाह पढ़ना पड़ता है काफ़ी, ज़्यादा मैनेज कर रही हैं आप? मतलब अभी तो फ़िलहाल मैं घर पे हूँ, हमारा थोड़ा सा ऑफ था कैंप से, मैं वैसे तो कैंप में होती हूँ, तो मैं ऑनलाइन ट्यूशन्स लेती हूँ और अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेती हूँ, फिर ख़ुद भी कभी कभी पढ़ना, नेट से मैनेज करना पड़ता है थोड़ी बहुत। लेकिन जब आपको कोई चीज़ पसंद होती है तो उसके लिए आप इतना कुछ सेक्रीफाइस कर ही लेते हो। अब आपके प्लान्स क्या हैं आगे? मतलब अभी तो माशाल्लाह की गोल्ड मेडल आपको मिल गया जी, अब कहाँ रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान? इंशाल्लाह अभी तो एशियन गेम्स का है एम, आके अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, और उसमें इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए मेडल लेना है, इंटरनेशनली गोल्ड लेना है अभी। ज़बरदस्त। अच्छा, जो बच्चियाँ ताइक्वांडो को ज्वाइन करना चाहती हैं या फिर उनको किसी भी तरह के सोसाइटी के प्रेशर का भी सामने, जैसे आपने भी कहा जी कि फैमिली से भी बड़ी इस तरह की बातें होती हैं कि भाई लड़की हो, क्या सीख रही हो, क्या कर रही हो, क्या उनके लिए आप मैसेज देंगे? सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे फादर, वो मेरे साथ हर जगह होते हैं, मतलब सुबह से ट्रेनिंग में भी, और जब मैं कैंप चली जाती तो वहाँ से भी मुझे
एक मोरली सपोर्ट करना मेरे पेरेंट्स का। तो उनके पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स को कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आपकी पढ़ाई ख़राब नहीं होती, हालांकि आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाती है। और लड़कियों को यही होगा कि बिल्कुल भी प्रेशराइज ना हो, मतलब एक होता है ना घबराहट सी होती है कि लड़की है क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप स्पोर्ट्स में आते हो तो आप इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंट हो जाते हो, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई ऐसा पंच जो अभी तक याद हो? हमारी मोस्टली किक्स होती हैं, पंच अच्छा। एक होता है किक्स। अभी क्लिप चली हुई थी वो जो बैक किक की थी, वो रशिया में, वो मेरी सबसे फेवरेट क्लिप है गेस। अच्छा, उसमें हुआ क्या था, कैसे आपको मतलब वो फाइट बेसिकली मैं हार रही थी एंड मतलब मैं क्योंकि मैं अपने ऊपर वाले वेट में खेल रही थी, मतलब मैं पॉइंट्स नीचे थे मेरे। तो पहला राउंड जो था वो टेक्निकल सिपोरिटी पे वो लड़की जीत गई, तो आई वाज अ बिट लो कॉन्फिडेंट ओवर दैट कि यार अब क्या होगा। तो मेरे उस वक्त हमारा मैच थोड़ा रुका था एंड उस लड़की को शायद कुछ उसका माउथ गम आई गेस, तो मेरे कोच ने पीछे से बोला ही इज़ ईरानी, तो वो उर्दू नहीं बोल सकते, तो उन्होंने कहा था फाती यू कैन ट्राई बैक किक। तो और मैंने नहीं सोचा था कि मैं मारूंगी, बस वो जो लफ्ज़ थे ना वो गूंज रहे थे बैक किक, और जैसे मतलब उसने हिली और वो बैक किक निकली है, तो ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि कोच ने बोला था और मैंने सुन के कर ली। तो वो चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा फातिमा तो ज़हरा आपसे मिलके। इसी तरह अपने मुल्क का करती रहें, अपने पेरेंट्स के लिए फ़ख्र का बाइस बनती रहें। बहुत शुक्रिया आप हमारे पास तशरीफ़ लाई। और जनाब मेरा ख्याल है कि अब मुझे ब्रेक लेनी चाहिए क्योंकि अब ब्रेक का वक्त हो गया है। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी मेहमान हमारे साथ होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात करेंगे ईद की, बड़ी ईद की आमद है और जैसे कि चांद ज़िलहज का नज़र आ चुका है और मवेशी मंडियों की रौनकें इस वक्त बहाल हो चुकी हैं। एक से एक आला नस्ल का जानवर मौजूद है। क्या सूरत हाल है मंडियों में, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान ने हमसे रब्ता किया। इस वक्त पेशावर से नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से कफ़ील हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पहले हम चलते हैं कराची और कफ़ील से जानते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में लगती है, क्या भाव चल रहे हैं, क्या सूरत हाल है कफील? देखिए, मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ एक छोटी पैमाने पे लगाई गई जो मवेशी मंडी हसन स्क्वायर पर। यहाँ पर रहीम यार खान से लाए गए तमाम ये जानवर हैं और तादाद की तकरीबन जो 250 से 300 है, लेकिन जो प्राइसेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जानवर तो बहुत खूबसूरत है और बहुत मुख्तलिफ नस्ल के जानवर। एक वसीम साहब क्या ख़रीदारी हुई है अब तक, कुछ सौदा बन रहा है आपका? सर, सुन्नत इब्राहिम के लिए यहाँ पर हम आए थे गायें ख़रीदने के लिए, लेकिन गायें जो यहाँ पे रेंज है, यहाँ पर जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं इस वक्त। कितनी कीमत है यहाँ? अब यहाँ पर हम जो अपनी जेब के रेंज के हिसाब से आए थे कि लाख रुपए में तकरीबन हमें जानवर मिल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 1,50,000 1,60,000 की कीमतें, जो हम किस तरीके से मसलन ये ख़रीद पाएंगे। तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक और ख़रीदार है रशीद साहब, क्या कोई सौदा बन रहा है आपका यहाँ? बस यहाँ का गाय का रेट तो तकरीबन बाहर के बनिस्बत थोड़ा गुजारा है। हाँ। बाकी बकरे जो है ना अंदर महंगे हैं काफ़ी, फिर रोड के साइड पे फिर जो है ना नॉर्मल। रेंज क्या है आपकी यहाँ, बकरे की रेंज है या गाय की रेंज है? बस गाय की भी है, मदरसे के लिए हमने गाय खरीदने आए हुए हैं। अच्छा, बाकी ये है कि अपने लिए बकरा खरीदेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, प्राइसेस की अगर हम बात कर लें तो मजमूई तौर पर यहाँ जो प्राइसेस हैं तकरीबन 300, 350, 400 के करीब जो है वो जानवर यहाँ लाया जाता है हर साल, जिसमें बकरे भी हैं छोटे और गाय भी हैं। उसकी कीमत के जो स्टार्ट हो रही है वो तकरीबन 130, 140 से स्टार्ट है और तकरीबन 4, 4.5 और 5 लाख तक के जो है वो जानवर। ठीक है कफील, आप मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त नवाब शेर जिस मंडी में मौजूद है, मैं उनसे जानती हूँ कि वहाँ पर क्या हाल है वाल है। नवाब शेर बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में भी बड़ी ईद के लिए बड़ी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है और पेशावर की रिंग रोड मंडी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ से मुल्क भर से जो व्यापारी है वो जानवर लेके आए हैं और इस वक्त जो है वो बहुत सारे जानवर है, ख़रीदार भी है लेकिन ख़रीदारी ना होने के बराबर है। और इसकी वजह यह है कि जानवरों की कीमतें जो है वो पिछले साल के में काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल जो बैल 2 लाख का मिलता था, अब उनकी कीमत 3, 3.5, 4 लाख तक पहुँच चुकी है। इसी तरह
जो दुम्बा था जिनकी कीमत 70,000 रुपये थी, उनकी कीमत भी जो है वो 1 लाख तक पहुंच चुकी है। बकरे की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और ऊँट की कीमत भी 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। तो इस वक्त शहरी जो है वो सस्ते, अच्छे और खूबसूरत जानवर की तलाश में है, लेकिन उनको जो है वो जानवर नहीं मिल रहे हैं। मेरे साथ काफ़ी महंगे हैं और लोगों को तलाश है कि अपने बजट में रहते हुए वो जानवर तलाश कर लें। नवाब शेर, बहुत शुक्रिया आपका, और कफ़ील आपका भी शुक्रिया। ओवरऑल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये तो मुझे भी अंदाज़ा था, आपको भी यकीनी तौर पर होगा कि इस पर जानवर सस्ता नहीं मिलने वाला। लेकिन खैर, जो शौक़ से कुर्बानी करते हैं अल्लाह की राह में, वो फिर ज़ाहिर है अपनी पसंद का जानवर भी ख़रीदते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके सुहेब अलवी साहब। सुहेब साहब, आगे आपको पता है एशिया कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में अभी अचानक से चेयरमैन पीसीबी का तब्दील होना कुछ इफेक्ट करेगा मामलात को? नहीं, देखें, पॉलिसी जो आपकी वर्ल्ड कप के लिए बनेगी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनेगी, और कोई इसमें चाहे नजम सेठी होते, चाहे आपके ज़का अशरफ साहब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। और अगर आपने खेलना है, अगर आपने इंडिया के सामने जीतना है तो आप जीतेंगे, और अगर आपने सीना तान के खड़े होना है तो सीना तान के खड़े होंगे। उसमें चेयरमैन पीसीबी का कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँ, आज इन्होंने आईसीसी को ऐसा प्लेट के ऊपर रख के निवाला दे दिया है कि वो चबाना चाहें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चबा सकते हैं। बिकॉज साफ इन्होंने कह दिया है, ये इशारा दिखा दिया है कि पीसीबी का जो चेयरमैन है वो पॉलिटिकल अपॉइंट, और आईसीसी का रूल ये कहता है कि आप गवर्नमेंट जो है वो क्रिकेट बोर्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकती। पहले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये खामी थी कि प्राइम मिनिस्टर है वो 2 नाम देता था नॉमिनेट, लेकिन उस पर ये क्या कहा जाता था कि जी वो जो बोर्ड है फिर वो नॉमिनेट करेगा इलेक्शंस। आपने एक छोटी सी वो ली हुई थी, लेकिन जो बातें सामने आई हैं खुल के कि जी क्योंकि ये इंटर प्रोविंशियल कमेटी का मामला है, तो जिस पार्टी का मिनिस्टर होगा, जिस पार्टी के पास मिनिस्ट्री होगी, उनका आदमी आएगा। तो ये तो आप ज़का अशरफ का खुल के नाम चेयरमैन बनेंगे। ज़का अशरफ का नाम भी सामने आ रहा है, मुस्तफा रमदे का नाम भी सामने आ रहा है ना। लेकिन देखें, आपने ये तो कह दिया है ना, आपने ऑफिशियली इंटरव्यूज में ये कह दिया है कि ये तय पाया था कि जिस मिनिस्ट्री का जिस पार्टी के पास जो मिनिस्ट्री होगी उसका आदमी आएगा। तो आपने मेरिट को तो वहीं खत्म कर दिया, सही, और आपने ये इंडिकेट कर दिया कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। और ये तो आपको पता ही है नजम सेठी साहब, आपको पता ही है कि ये तो शुरू से ही होता आया है। तभी आपने देखा था कि पीछे रमीज राजा को भी हटाना पड़ा। बात कर रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करें। नजम सेठी साहब ने ट्वीट कह दिया है कि मैं शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। बिल्कुल, इस ट्वीट का फॉर्मली आपने एडमिट किया है कि पीसीबी चेयरमैन जो है वो पॉलिटिकल अपॉइंटी है। तो यहाँ पे जो नजम सेठी साहब ने ट्वीट की है वो बड़ी गलत करती है, और जो इंटरव्यू दिए हैं चैनल्स के ऊपर मिनिस्टर्स ने, उन्होंने ये कहा है कि जी हमने ये तय पाया था पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर कि जिस मिनिस्ट्री जिस पार्टी के पास होगी उनका आदमी अपॉइंट होगा। तो यहाँ पे भी आप एडमिट कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल अपॉइंट ही कर रहे हैं, यानी विद इन। तो ये जरा सी तो सुहेब साहब, आपने जैसे कि बोला है कि प्लेट में रख के एक निवाला दे दिया और वो चबा भी सकता है आईसीसी, तो आईसीसी मतलब क्या इस पर कार्रवाई हो सकती है? आईसीसी के पास एक जवाब आ गया है कि देखें आप लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जो है वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इलेक्शंस में इंटरफेयर कर दी, क्योंकि कागजों के ऊपर तो देखें लिखा हुआ है ना। अब वो ये है कि इधर उधर देखते रहते हैं। अब अगर आपने ज्यादा पंगा लिया आईसीसी से, आपने इंडिया में जाने से मना कर दिया, कुछ कर दिया, तो उनके पास बड़े जवाब हैं। वो तो अभी आप अवॉइड कर रहे हैं। चले देखते हैं, आखिरी बात बता दीजिएगा सुहेब साहब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर आप ज़का अशरफ से? ज़का अशरफ, नजम सेठी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे पहले भी कहा है, पीछे जो है अब ये है कि जो पीपल्स पार्टी के लोग होंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपॉइंट किए जाएंगे अंडर ज़का अशरफ। नजम सेठी के साथ के जो लोग थे वो हटाए जाएंगे। वो यही होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जब से ये गवर्नमेंट का अपॉइंटी, पहले तो ऑनरी पोजीशन होती थी और अभी भी ऑनरी पोजीशन है, लेकिन यानी खेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अंदर वो जो सारी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा ये होगा
कि सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन शायद चेंज हो जाए, जिसकी वजह से किसी प्लेयर को वो हो जाए, लेकिन वो तो 5%, 11 प्लेयर में से एक प्लेयर को फर्क पड़ जाए, क्रिकेट टीम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। नाज़रीन, और आपने देख लिया मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, यंगस्टर जिनको मैं कहती हूँ कि बड़े हसीन नौजवान हैं। क्या राज है इनकी इस नौजवानी का और ख़ूबसूरती का, इनसे जानेंगे। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत शुक्रिया। ईद सर पर है, गर्मी अपने पीक पर है, तो मुझे ये बताएगा कि ऐसी सूरत हाल में हमें क्या एहतियात है जो करनी है, क्योंकि आपको पता है ईद पे फिर कबाब खाबे बहुत चलते हैं, पुलाव बनते हैं, कलेजी बन जाती है, सब कुछ आपको तो पता ही। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि बस मियाना रवि का तरीक़ाकार इख्तियार रखें, क्योंकि बिस्यार खोरी अच्छा नहीं होता। एक तो पेट के निज़ाम को डिस्टर्ब कर देगी, दूसरा ये है कि हाई बीपी के पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करें। और तकरीबन ये है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है वो तो बड़ा गोश्त पाया वगैरह ये चीज़ें तो अवॉइड ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, और गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करे वो, क्योंकि इसमें अगर HDL आपका बढ़ा हुआ है तो साथ में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ रहा है, दूसरा ये है कि इसमें यह है कि सीने पे बोझ आना शुरू होता है, ब्लड प्रेशर कभी अप कभी डाउन होता है, और शुगर और ब्लड प्रेशर जब अप एंड डाउन ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं तो फिर आपका यूरिक एसिड भी बढ़ना शुरू हो जाता है और क्रेटिनाइन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में तो कतन आप गोश्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साग मेथी पालक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसलिए ये एहतियातें होती हैं। बाकी तमाम लोग नॉर्मल तरीके से अपना इस्तेमाल करें, गोश्त जितना खा सकते हैं, लेकिन इस तरह ना करें कि सुबह दोपहर रात आप इस तरीके से चलें, साथ में कुछ और भी पका लिया करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये हमारे बेचारे जो ये शहरी है ना हकीम साहब, मुझे हैरत होती है कि कुछ लोगों ने इतना गोश्त फ्रीज़ किया होता है कि मुहर्रम आ जाते हैं उनका गोश्त चल रहा होता है। ये बिल्कुल ये गलत करते हैं। आप कोशिश कीजिए कि 15-20 दिनों में जितना आप खा सकते हैं आप कर लें, उसके बाद ये है कि वो उस अपनी ताकत खो बैठता है वो, तो इसलिए आप उसे बांट लिया करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल आपने सही, बड़ी अच्छी बात बताई कि अपनी ताकत वो खो बैठता है, तो लिहाजा वो बस फिर आप अपने आप को बीमारी लगाने वाली बात है कि आप इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल करें। अच्छा, आजकल आपको पता है फिर आम का सीज़न भी है, सोने पर सुहागा के अब वो पकवान तो पकेंगे, उसके बाद आम भी खाए जाएंगे, तो ऐसे में ये कील महासे बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए आप क्या रेमेडी बताएंगे? देखिए, आप अगर आम खाते हैं, आम के ऊपर जो है वो आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी मिला कर पिएं। एक तो उसकी गर्मी ख़त्म हो जाती है, ताकत बरकरार रहती है। तीसरा ये है कि चेहरे पे दाग धब्बे खड्डे निशान ये बन रहे हैं और ईद भी सर पे आ चुकी है, तो ऐसी सूरत में आपने टोटली 3-4 चीज़ें लेनी है। एक लेना है आपने अनार के फूल लेने, एक समंदरी झाग लेनी है, हुस्न यूसुफ और किन्नू के छिलके, ये तीनों चीज़ें 20-20 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें और इसे 50 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें और इसे रख लें। जितना लगाना हो रोज़ाना उतना अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, आधे घंटे के बाद धो लें। एक टाइम रोज़ाना करना है। 2 दिन में तकरीबन 3 दिन में दाने माने ख़त्म हो जाएंगे, वाइट हेड ब्लैक हेड्स आस्ते आस्ते ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और ओपन पोर्स भी मिनिमाइज होंगे, स्किन लिफ्ट हो जाएगी। ईद से पहले पहले आप भी 2-4 साल पीछे चले जाएंगे। ओहो, यानी कि आप इस तरह पीछे गए हैं। यही तरीका होता है, यही तरीका होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, यही एक वजह तो ज़ाहिर है आम का सीज़न है, हम आम तो खा ही रहे हैं, उसके अलावा आपको पता है कि बाहर डस्ट कितनी है। हाँ, बहुत ज़्यादा। कि ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कराची में चल रहा है, ऐसे में ये जो धूल मट्टी है ये चेहरे पर आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकलें फिर से आ जाती है। कुछ लोगों को बिल्कुल आदत नहीं होती कि वो बार बार क्लिनजिंग करें। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं जब बाहर जाऊँ बाहर से आके क्लिनजिंग करूँ। दिन में एक दफ़ा इंसान कर सकता है। क्या करना चाहिए कि इस धूल मट्टी से जो आपकी स्किन डैमेज हो रही है या फिर ज़ाहिर है आपका कलर डल हो जाता है, 2 टोन हो जाता है चेहरा, बिल्कुल ठीक है ना। इसको ठीक करने के लिए आपने इसमें भी 2-3 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है सफ़ेदा काशगरी, सफ़ेदा काशगरी आप ले लें 20 ग्राम, गुल बाबूना 20 ग्राम, आकाश बेल 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और इसमें डाल लें 50 ग्राम पीली वाली जो मूंग की दाल होती है, वो आप 50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना दूध में इसका पेस्ट बनाएं और पूरे फेस पे लगा लें, हाथों पे भी लगा लें। आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करके फिर धो लें आप।
अब देखना पहली एप्लीकेशन में कितना फ़र्क होता है, दूसरे दिन दोबारा लगाएं, तीसरे दिन, मेरे ख्याल में 2 दिन में एक शेड साफ़ हो जाएगा आपका, आस्ते आस्ते चेहरा अच्छा, वैसे हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हकीम साहब ये है कि हम चाहते हैं कि रिजल्ट हमें फ़ौरन मिले। फ़ौरन मिलेगा, इससे पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि स्किन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करती हैं, इंस्टेंटली नहीं होता। हाँ 19-20 का फ़र्क महसूस होता है, लेकिन एकदम आपके कील महासे रात में ख़त्म हो जाएं ये तो नामुमकिन बात है, ये टाइम लेती है थोड़ा सा। और दूसरी चीज़, जो चीज़ें हम बता रहे हैं इसमें कोई केमिकल नहीं है, टोटल ऑर्गेनिक है, हर्ब्स हैं ये आप अपने घर पे बनाइए और बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कीजिए, ये इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। एक दूसरी चीज़, आजकल आपने देखोगे ना धूल बहुत उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, इसमें साइनसाइटिस के पेशेंट, दूसरा छींकें, बलगम, गला ख़राब, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बुखार सी कैफियत शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है ये हंसराज बूटी, ये है हंसराज बूटी, ये आप लेंगे तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, ऐसे 1 गिलास 1.25 कप पानी में डालेंगे और इसमें 2 दाने मुनक्का डालेंगे आप, सही, ये डाल के इसे उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं, सिर्फ 3 दिन। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गला भी साफ़ हो जाएगा, ये टॉन्सिल्स को भी मिनिमाइज नॉर्मल करेगा ये, बहुत अच्छी तो इंशाल्लाह बुखार सी कैफियत होती है, नज़ला बह रहा है, नज़ला छींकें 20-25 शुरू हो जाती हैं, ये सब सही हो जाएंगी इससे। क्या बात 2 चीज़ें, हंसराज बूटी और मुनक्का, इसका कहवा बना के पिएं। अच्छा, वो क्या चीज़ है? दूसरी चीज़ ये है कि दमा, सांस, ऑस्टोमेटिक एलर्जी हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, सीना जाम हो जाता है, बलगम आना शुरू होता है। अगर इनहेलर यूज़ कर रहे हैं वो जारी रखिएगा और उसके साथ ऐसे 1.25 कप पानी लेंगे आप और इसमें ये गुल ज़ूफ़ा ये 1 चम्मच डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम। तबीयत में बेहतरी आ गई तो इसे 1 टाइम कर दें और जब तकरीबन ठीक हो गया आप इसे रोक दीजिएगा, सही। एक और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे अभी स्टार्ट में एक बात की कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है और HDL बढ़ जाते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपने लेना है अर्जुन की छाल। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत बेहतर है। और करण की छाल कब आएगी? अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा ऐसे। ये सारे मुझे एक बात बताए ना कि सारे नाम हंसराज गुलकार हैं? नहीं, ये जो हंसराज का, अशोक का दरख्त भी है, देवदार का दरख्त भी है, ये सब दरख्त हैं। सही, ठीक है ना। तो जनाब ये नाम उसी मुनासिबत से रखे हुए हैं। अर्जुन की छाल 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं। 2 महीने इस्तेमाल करें और 2 महीने बाद अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें। आपका HDL भी कंट्रोल में मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा इससे। बिल्कुल, HDL कोलेस्ट्रॉल है ना, बिल्कुल बिल्कुल, और बैड कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में मिलेगा और साथ में ट्राइग्लिसराइड जो वाल बंद करता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करने के लिए क्या करना है? देखें 5 दाने पिस्ता रोजाना खाया करें। पिस्ता इस गर्मी में? बिल्कुल, 5 दाने से क्या होता है? कुछ नहीं होगा। हाँ, 5 दाने खाया करें आप देखें आपका गुड अच्छा, कोलेस्ट्रॉल। बहुत सारे लोग इस मौसम में ना ड्राई फ्रूट छोड़ देते हैं कि हमें कहीं गर्मी ना हो जाए, हमें कील ना निकल आए। नहीं, ऐसा नहीं होता, इन चीज़ों से नहीं होता। ये आप साल 12 महीने आपने देखा होगा शॉप्स में मिल रही होती हैं। सिर्फ बाज़ लोग जो है ना, देखें आप सी फूड जो है लोग सर्दियों में ज़्यादा खा रहे होते हैं। मैं कहता हूँ साल 12 महीने खाएं आप, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपके फायदे के हवाले से कहा जाता है ना कि एक सीजन होता है जिसमें वो हाइबरनेशन में चली जाती है या अंडे देने का मौसम होता है ना, तो उसमें नहीं अवॉइड करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बाकी आम दिनों में आप खाएं आप। सही। और आजकल तो वैसे भी नाज़रीन चिकन इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि ज़्यादा बेहतर है कि ब्रॉयलर मुर्गी के आप उन्हीं पैसों में फ़िश लेके खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा ये है कि ना एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए, अपने आप को खुश रखा करें, वॉक किया करें आप। और एक चीज़ और होती है कि बार बार दिमाग में बातें आना, वसवसे पैदा होना, वसवसे आना, और कोई बात 10 बार रिपीट करना, किसी से कोई बात सुन ली अपने ऊपर बहुत जल्दी हैवी कर देना। एक बूटी आती है मगज़ बिनोला, कपास के बीज होते हैं, इसको पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं रात को। आप देखिएगा एंजाइटी, डिप्रेशन भी दूर होगी, आपकी नींद भी बेहतर होगी और सुबह जब उठेंगे तो फ्रेश होकर उठेंगे। ये जितना बोझ होगा, एक गर्दन पकड़ी बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई है, क्योंकि अक्सर लोगों को ओवर थिंकिंग की आदत होती है कि बात छोटी सी होती है, उसको सोचते रहते हैं, पूरी रात गुजार देते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त हमें एक और बड़े ज़बरदस्त मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, आगा बहिश्ती साहब। आगा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके वक्त का। कहिएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, मनाजिर क्या आपको नजर आ रहे हैं सितारों की दुनिया से जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के? सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन का साल यही है और बड़े मियाँ साहब की वापसी भी मुतवक्के है। अब सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बॉल न्यूज़ देखने वाले तमाम सामीन हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, यही साल इलेक्शन होगा, 100% इलेक्शन होगा और
इस वक्त जो कुछ हम देख रहे हैं उसमें बहुत सी हम तब्दीलियां देखेंगे, पाकिस्तान बदलता हुआ देखेंगे। जो हम बेज़ाहिर देख रहे हैं उसके बरअक्स पाकिस्तान देखेंगे। और पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस वक्त मैं आपको बताऊं, पिछले कई अरसे से आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं और देखने वालों को भी और सबको मैं ये कहना चाहता हूं, अब पाकिस्तान के जायचे में एक बेहतरीन सितारा जिसको नमल, एक सितारा का नाम है, वो दाखिल हो चुका है। नमल सितारा अवामी सितारा है। इसका मतलब ये कि अवामी राय के एहतराम होगा और अवामी राय के जरिए पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और अवाम जिससे चाहेंगे यकीनी तौर पर उन्हीं के इंतखाब होता हुआ नजर आता है। जो माली हालात है, ज़वाल की कैफियत है, मुश्किलात के हालात है, ये तो अपनी जगह पर अभी भी रहेंगे और अभी भी जो है वो मुश्किलात अपनी जगह पर, पैसा, करेंसी डिफाल्टर होना और या इस तरह के मामलात, या इस वक्त जो है वो आलमी कर्जों का अदायगी के मुश्किलात तो पाकिस्तान में रहेंगे, डॉलर के मामलात भी गड़बड़ रहेंगे और अलबत्ता पेट्रोल के हवाले से काफ़ी अच्छी खबरें मौजूद हैं। जी अच्छा, यानी कि पेट्रोल की कीमतें अब कम होती देख रहे हैं आप? जी मैं कम होती देख रहा हूँ, बिल्कुल। बाकी किसी चीज़ में तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही। जी सही। अच्छा अब हाँ कहिए। जी 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 आप बोलिए प्लीज। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी माशाल्लाह से नए मेयर भी कराची के आगे मुर्तज़ा वहाब, उनके सितारे इस वक्त क्या कह रहे हैं? उनके जो सितारे हैं वो अपनी जगह पर तो ठीक ठाक है। खुशहाल के सितारे, वो मजीद अमीर से अमीर तर बन जाएगा, मजीद बासर बन जाएगा और दौलत कमाने में कामयाब हो जाएगा। अलबत्ता कराची के लिए इसके थ्रू कोई ऐसा तब्दीली हो जो बिल्कुल कोई मौजूदा हो, कचरा उठेगा, पानी के मसाइल हल होंगे, डिफेंस से लेकर पूरी कराची में पानी आएगा और हर तरफ खुशहाली होगी, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। और यकीनन कराची के मीर के लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी और अपनी माली ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी को बेहतर करने का शानदार मौके मौजूद है, जो यकीनी तौर पर इंफरादित जो सितारे हैं मीर कराची का वो इंतहाई बुलंदियों पर है माशाअल्लाह। चलें जी, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, पीसीबी के चेयरमैन भी तब्दील हो रहे हैं। अभी नजम सेठी ने इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने कहा है कि भी मैं तनाज़े की वजह नहीं बन सकता शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। और जो नए नाम सामने आ रहे हैं उनमें ज़का अशरफ को फेवरेट कहा जा रहा है, तो क्या देख रहे हैं आप इस हवाले से? देखिए, अलबत्ता मैंने तो इस हवाले से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने तकरीबन 3 महीने पहले कहा था कि नजम सिटी के अनकरीब छुट्टी होने वाली है और इस हवाले से कभी आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं हुआ, वरना तो इस हवाले से बात हो सकती है। दूसरे जो आपने सवाल किया कौन बनेगा, इस हवाले से मैंने चेक नहीं किया क्योंकि लोग जो प्रेडिक्शन गलत होती है तो कल फिर वो सुनाते हैं और अगर आप कहती है तो इंशाल्लाह अब जब नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें पूरी तरीके से तैयारी करके और आके इस हवाले से फिर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सही। अब मेरे साथ ये हकीम शाह नज़ीर साहब बैठे हुए हैं, कुछ इनके सितारे भी बताइएगा। ये दिन ब दिन जवान और खूबसूरत होते जा रहे हैं, क्या तो इनके सितारे कह रहे हैं? इनके माशाल्लाह से मैं तो डिटेल देख के कुछ कह सकता हूँ उनके नाम वालिद के। अलबत्ता हकीम साहब की खूबसूरती की राज हिकमत होगी और आपको पता है हिकमत ज़माने ज़ुहूर इस्लाम से लेकर उससे पहले यही हिकमत था, यही जो ये जो हकीमी जो नुस्खे थे उसके ज़रिए ज़िंदगी को बेहतर कर सकते थे और बंदे ठीक रहते थे। आज भी हमें चाहिए कि दूसरे मेडिकल से फ़ायदा ज़रूर ले लें और साथ साथ हकीमी जो नुस्खे हैं वो नुकसानदेह किसी सूरत में नहीं है। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से समझें कि हमारे लिए एक नेमत भी है, क्योंकि वरना तो जितना ये दूसरा इलाज आ चुका है लोग भूलते जा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने जिंदा रखा हुआ है इस इलाज को जो पहले वक्तों में होता था। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा आगा साहब कि सितारे क्या कह रहे हैं, जो होरोस्कोप है उस हवाले से क्या बताएंगे आप? देखिए, इस दफ़ा मैं बता दूं कि एक ऐसे सितारे हैं जिसको हम अक्सर कभी मैंने डिस्कस भी नहीं की है और न कभी आपसे इस हवाले से बात की है। रात को मेरे एक दोस्त ने कहा यार मेरे मेज़ान है चेक करो, तो मैंने मेज़ान देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ रात को ना, जिनका जो मेज़ान है जिसको हम तराजू कहा जाता है कि ये सितारा जो है वो खुशहाली के साथ दाखिल हो रहा है और ये खुशहाली उनके हर जिंदगी का जो भी मेज़ान के मातहत अपनी जिंदगी और या इनकी पैदाइश है उनके लिए पूरी खुशहाली और खुशबख्ती, सादतमंदी और बुलंदियों के साथ ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करते हुए नज़र आते हैं। सफ़र के मौके मिलेंगे और बिलखुसूस हमारा सबसे बड़ा मसला शादियों का मसला है।
बेरोजगारी के मसले हैं, और जो मैदान के मातहत अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए शानदार है। बाकी आप कह सकते 11 जो बुरुज है उनके ऊपर बस अपनी मेहनत से काम जारी रखें। कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए मसले हैं, कुछ के लिए मुश्किलात हैं। तो मैदान जो है वो अपनी बुलंदियों पर मौजूद है। जी चले जी, बहुत शुक्रिया आपका आगा बहिश्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और ने तमाम तर सूरत हाल बताई कि सितारों की चाल क्या कह रही है। वैसे हकीम साहब, आपने कभी बनवाया जायचा अपना? नहीं, कभी बनवाया नहीं है, वैसे दिलचस्पी रहती है मेरी। अच्छा लगता है। मुझे भी दिलचस्पी है। मैं कहूँगी आगा साहब से किस दिन मुझे भी बताइए कि ये जायचा जो आप बनाते हैं किस तरह बनाते हैं, कैसे बनता है, मेरा जायचा क्या कहता है। खैर मज़ा आता है, ऐसी बड़ी दिलचस्प लगती हैं ये बातें ना। ये है कि प्रेडिक्शन होती हैं, बातें लेकिन होती मैं एक मशवरा ज़रूर दूंगी कि अगर आपको अल्लाह ना करे कभी कोई नेगेटिव बात पता चल जाए ना, तो आप उस चीज़ को अल्लाह पर छोड़ दिया करें। ये नहीं कि आप उसको अपने पे सवार कर लें और सोचते रहें। कहते हैं कि नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव हो जाओ तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कहते हैं ना कि बी पॉजिटिव हैव पॉजिटिव, ये इसीलिए कहा गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। अच्छा सोचें, खुश रहा करें, बिल्कुल, और नेगेटिव चीज़ों को हैवी ना करें अपने पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही आपकी खूबसूरती का राज है। मुझे बताइए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, अभी जैसे ईद कुर्बान आ रही है, ठीक है ना, इसमें बाज़ लोगों को पेट का प्रॉब्लम रहेगा, गैसेस, तेज़ाबियत, मैदे में जलन, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये चीज़ें आप पे आएंगी, और बाज़ लोगों को लूज मोशंस की शिकायत हो जाएगी, डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच हर खाने के बाद पानी से तमाम गैसेस, तेज़ाबियत सब दूर हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगी। अगर आपको लूज मोशंस की शिकायत रहती है तो बेलगिरी का मुरब्बा 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को खाएं, इंशाल्लाह ताला आपको पेट का निज़ाम बेहतर होगा। सही। अब मेरे प्रोड्यूसर साहब अपने लिए एक सवाल उन्होंने पूछा है, वो कह रहे हैं कि जो गोश्त हम फ्रीज़र में संभालते हैं, जी, इसके नुकसानात एक दफ़ा बता दें ताकि फिर ये उसी तरह गोश्त संभालेंगे कि ज़्यादा नहीं संभालेंगे। देखिए, इतना संभालें कि 10-15 दिन चल जाए, इससे ज़्यादा ना संभालें इसे, क्योंकि वैसे ही 4-5 दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद उसका जायका चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा, इसको इन्हीं दिनों के अंदर यूज़ कर लें। बहुत ज़्यादा फ्रीज़ ना करें, फ्रीज़ करने के बजाय आप गरीबों में बांटें। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है, बिल्कुल आप, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो फ्रीज़ हो जाता है ना गोश्त, तो मुझे लगता है गलता भी नहीं है जल्दी। नहीं, उसका जायका भी ख़राब हो जाता है, बिल्कुल आप टेस्ट नहीं रहता उसका। अच्छा हकीम साहब, आखिरी एक टिप, एक मशवरा उन लोगों को जिनका गला बहुत सेंसिटिव होता है और थोड़ा सा ज़्यादा बोलने से या ऊंचा बोलने से या कुछ भी, नींबू भी, हालांकि नींबू देसी हो तो कहते हैं गला नहीं पकड़ता, लेकिन जिनका सेंसिटिव उनका गला उससे भी ख़राब हो जाता है, उन्हें क्या मशवरा दें? बैठ भी जाती है, बैठ जाती है। हाँ, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है बनफशा के पत्ते 1 चम्मच और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा, 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, कहवा बन गया, 1 कप पी लिया करें। आप देखें 10 मिनट में इसका रिजल्ट है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो जनाब, ये सारे वो मुफीद टोटके और मशवरे थे जो कि आपको हकीम शाह नज़ीर साहब ने दिए हैं। अब आपने इन पर अमल करना है, क्योंकि मेरे ख्याल में कि जितना ज़बरदस्त इलाज ये हर्बल्स के थ्रू है ना, अगर आप वो मेडिसिन के थ्रू करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी किडनीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम उससे ज़रूर होता है। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। हकीम शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और अपनी दुआओं में हकीम साहब को भी आपने याद रखना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा था नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।